बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 61 मुलाहिज़ा फरमाएं। चिराग दीन ने मेरे वालिद को ज़िल्लत का अज़ाब सहने पर मजबूर किया था और ख़ुद अपने ही अज़ाब में मुबतला था। उसने जितना गबन किया था उसमें हराम की कमाई से 1000 गुना इजाफा कर दिया था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं रहा था और इस तरह बरसों बाद इंसाफ के तकाज़े पूरे हो गए थे। चिराग दीन की दुनिया, इज्जत और वक्ती कामयाबी से हासिल होने वाली दौलत का गुरूर खाक में मिल गए थे। फौजिया की ज़िंदगी बच गई थी और मेरे साथ मोहसिन को भी तमाम फिक्रमंदियों और सब बंदिशों से निजात मिल गई थी जो फौजिया की ज़ात से वाबस्ता थे। राबिया के कोर्ट चले जाने के बाद मैंने मोहसिन को अपने अज़ाइम से आगाह किया। तूने डी सिल्वा को ख़त्म कर देने का फैसला कर लिया है? मोहसिन बोला, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमें जो कुछ करना है कानून के दायरे में रहते हुए उसी तरह करना है कि इससे कानून की राह में हायल दुश्वारियां दूर हो जाएं और इंसाफ हो सके। मुजरिमों को सजा मिल जाए जिन्होंने अपने चालाक ज़हन की मदद से अपने जुर्म का कोई सुराग नहीं छोड़ा है। हमें अपना हक हासिल करना है और इंसाफ हासिल करना है और जालिमों को बताना है कि हम भी लड़ने का हौसला रखते हैं मगर मुजरिम नहीं बनना है। यही मेरा नज़रिया भी है। मैंने कहा, मैं भी सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम बुज़दिल नहीं हैं। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और हम ताकत में भी कम नहीं हैं। चिराग दीन को जेल पहुंचाना था, हमने उसे जेल पहुंचा दिया और उसे जो सजा मिलेगी उतनी होगी जिसका वो मुस्तहिक था। कत्ल करना क्या मुश्किल है? मैं इन सब को ठिकाने लगा सकता हूँ जिनको मुजरिम समझता हूँ, लेकिन इस तरह मैं खुद भी मुजरिम कहलाऊंगा। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन कानून के हाथ इतने मजबूत ज़रूर कर दूंगा कि हर मुजरिम की गर्दन तक पहुँच सके। अगर मैंने शुरू ही से कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया होता तो दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते और उनकी मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रहती। अगर मैं ज़मीर फरोश होता तो इस वक्त लंदन में ऐश कर रहा होता, लेकिन मैं हद कर चुका हूँ कि ज़ालिमों से जुल्म के एक एक लम्हे का हिसाब लूँगा और अपने हक से दस्तबरदारी कभी कबूल नहीं करूँगा, ख्वाह उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन तूने जो इंतज़ाम किया उसमें डिसिल्वा के बचने की कोई सूरत नहीं। मोहसिन बोला, उसने मेरे भी बचने की कोई सूरत नहीं छोड़ी। मैंने कहा, लेकिन जिस तरह मैं बचकर निकल आया था, अगर बच सका तो वो भी निकल आएगा। मकसद उसको ये एहसास दिलाना है कि हम भी अपनी ताकत और वसाइल के एतबार से कम नहीं और बराबर का मुकाबला कर सकते हैं। उसका ये गरूर ख़त्म हो जाना चाहिए कि वो जब चाहे हमें हकीर कीड़े की तरह मार सकता है और ये समझ लेना चाहिए कि इस खेल में ज़िंदगी और मौत की इम्कानात दोनों फरीकों के लिए बराबर हैं। शिकारी अगर वो है तो हम भी हैं और किसी तरह भी उससे कम नहीं है। अब हमें चलना चाहिए। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहसिन ने कहा, शैला के पुराने घर से सामान निकालने का मसला इतना अहम या मुश्किल नहीं। हम दोनों वहाँ जाके ये काम कल भी कर सकते हैं। ज़्यादा खतरनाक काम वो है जो तू अकेले करना चाहता है। जैसे तेरी मर्जी। मैंने कहा, असल काम तो शैला का है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर वो हमारी हिदायत के मुताबिक डिसिल्वा से रब्ता कायम करने में कामयाब हो गई तो बाकी काम मैं संभालूंगा। तू बहुत से खतरात को नज़रअंदाज कर रहा है। मोहसिन ने कहा, एहतियात अच्छी चीज़ है। मैं दूर रहकर निगरानी कर सकता हूँ और कोई गैर मुतवक्के बात हो तो मदद के लिए भी पहुँच सकता हूँ। दोपहर के करीब हम शैला के पास पहुंचे। मोहसिन ने चंद सतरों पर मुश्तमिल एक खत तहरीर कर लिया था। अदनान की माँ अगर अंधी ना होती तो यकीनन इस जालसाज को पकड़ लेती। क्या तहरीर उसके बेटे की नहीं है? मगर उसने मोहसिन की ज़बान पर एतबार किया और उस खत के मजमून को कई बार सुना। उसकी सूरत पर मुसर्रत और इत्मीनान के जज्बात और ममता की रोशनी देकर मोहसिन के एहसास जुर्म और पेशेमानी में इजाफा हो गया था। वो 500 रुपये इस तरह लिए बैठी थी जैसे विलाय से उसके बेटे ने माँ के नाम अपनी ज़िंदगी के 5 साल अरसाल कर दिए हों। ये एहसास की अनमोल दौलत थी। तकदीर का ये सितम भी इनायत से कम न था कि आंखों की रोशनी ना रही। अब वो सिर्फ चश्मे तसव्वुर से देख रही थी कि बेटा लंदन में खुशहाल है और आबाद है। आंखें होती तो सिर्फ वो कब्र देखती जिसमें अदनान की जगह सिर्फ उसकी हड्डियां रह गई थी। दूसरे कमरे में मैंने शैला से बात की। आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। वो चौंक पड़ी। कौन सी ऑफिस? उसने खौफजदा लहजे में कहा। उसका खौफ दूर करने के लिए बैंस पड़ा। भाई वही ऑफिस जहाँ तुम डिसिल्वा साहब की वफादार सेक्रेटरी थी। शैला का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अगर ये मजाक है तो मैं समझ नहीं सकी। ये मजाक हरगिज नहीं है। मैंने कहा, तुम मेरे साथ जाओगी ऑफिस के दरवाजे तक, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अंदर तुमको अकेले ही जाना होगा। नीचे मैं तुम्हारी वापसी का मुंतजिर रहूंगा। दफ्तर में तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात नहीं है। वहाँ दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। चुनाचे डिसिल्वा तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। वो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। अगर उसने कोशिश की तो मैं उसका रास्ता रोक लूंगा और मैं वहाँ अकेला भी नहीं रहूंगा। कुछ फासले पर मोहसिन भी मौजूद होगा। लेकिन ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? शैला ने कहा, जो अब बुत बनी मेरी सूरत देख रही थी। मैं डिसिल्वा से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे उससे कुछ बातें करनी है, लेकिन वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा। फिर वो मेरे बुलाने पर कैसे आ जाएगा? शैला ने कहा, वो मेरी जान का दुश्मन है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उसे ये ख्याल जरूर होगा कि हमने तुम्हें छुपा रखा है। मैंने कहा, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि अभी तक किसी ने तुमको हमारे साथ आते जाते नहीं देखा है और किसी को यह भी इल्म नहीं कि तुम कहाँ हो। तुम्हें डिसिल्वा को यकीन दिलाना होगा कि तुम महज पुलिस के डर से रोपोश थी और इसलिए लौट कर अपने घर नहीं गई, क्योंकि वहाँ खून रेजी हो चुकी थी। पुलिस की तफ्तीश के अलावा तुम उन लोगों से भी खौफजदा थी जिनके साथ ही मारे गए थे। तुम डिसिल्वा को यकीन दिला सकती हो कि बाद में हमारा भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो पूछेगा नहीं कि अब मेरे पास क्यों आई हो, जरूर पूछेगा। मैंने कहा, और इसका जवाब बहुत आसान है। तुम कह सकती हो कि मुझे पनाह की जरूरत है और मुलाजमत भी चाहिए, क्योंकि इस तरह छुप कर मैं कब तक जिंदगी गुजारूंगी और बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार तुम्हारी अदाकारी पर है। डिसिल्वा को एतबार आ जाना चाहिए कि तुम उसके पास वाकई मदद हासिल करने के लिए आई हो। वो सवाल कर सकता है कि तुम्हारी हिमायती कहाँ गए। शैला ने परेशान होकर कहा, हाँ डिसिल्वा ये बात पूछ सकता है। मैंने कहा, और इसका जवाब ये होना चाहिए कि वो हिमायती किसी की क्या मदद करेंगे जो खुद छुपते फिरते हों, मुकदमात में मुलव्वस हो और जेरे जमानत हो। बात यह है शैला कि हर मुतवक्के सवाल का जवाब तुम्हें तोते की तरह नहीं रटाया जा सकता। तुम खुद भी ज़हीन हो। तुम्हें डिसिल्वा का एतमाद हासिल करना है, ये समझाना है कि तुम्हारे दिल में कोई रंजिश नहीं है और तुम मादी की हर तलखी को फरामोश कर चुकी हो। तुम्हारा ख्याल है कि सिर्फ डिसिल्वा ही तुम्हें बचा सकता है, क्योंकि वो ताकतवर है, दौलतमंद है और असर व रसूख का मालिक है। डिसिल्वा को जेरे दाम लाने का एक और तरीका भी था जो कामयाबी का 100% ज़ामन हो सकता था, लेकिन ये बात ऐसी थी कि मैं अपनी ज़बान से शैला के सामने नहीं कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने इस मसले का हल तलाश किया। मैंने जेब से नोटबुक निकाली और उसके एक सफ़े पर लिखा, डिसिल्वा को यह तासर भी देना कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हारा इरादा उसको ब्लैकमेल करने का हरगिज़ नहीं है, बल्कि तुम ये चाहती हो कि डिसिल्वा तुम्हें इस परेशानी से निजात दिला दे। शैला गौर से मुझे देखती रही। शायद तदब्जुब के आसार मेरी सूरत से भी यहाँ थे। वह हैरान थी कि बात करते करते मैं क्या नोट करने लगा हूँ। डिसिल्वा के ऑफिस में दाखिल होने से पहले ये भी पढ़ लेना। मैंने सफ़े को नोटबुक से फाड़ कर अलग किया और कई बार मोड़ के तावीज़ की तरह कर दिया। अभी इसको अपने बैग में डालो, ये तुम्हारा कार्ड है। अगर तुमने अकल से काम लिया तो डिसिल्वा तुमसे ज़रूर मिलने आएगा, जहाँ भी तुम कहोगी। उसके पेश नज़र एक मकसद तो ये होगा कि किसी तरह अपनी परेशानी ख़त्म करे। हो सकता है वो तुम्हें आलाकार बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की सोचे, और यह भी मुमकिन है कि तुम पर कतई एतबार ना करे। ये समझे कि तुम्हारा आना एक साजिश है और तुम उसे बेवकूफ़ बना के फ़ायदा उठाना चाहती हो। ऐसी सूरत में वो तुम्हें बेवकूफ़ बना के हर तरह से तुम्हारी मदद का वादा करेगा, लेकिन दर हकीकत तुम्हारा झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहेगा। हर सूरत में वो तुम्हारे बुलाने पर ज़रूर आएगा। तुम उसे आज शाम या रात के वक्त किसी भी ऐसी जगह मिलने के लिए कह सकते हो जहाँ उसके लिए खतरे की कोई बात ना हो, मसलन माल रोड पर किसी जगह भी, बागे जना में या म्यूजियम के सामने। मुझे उसके सामने जाते हुए खौफ आता है सिकंदर भाई, शैला ने कहा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मैंने थोड़ी सी खफगी का इजहार किया। और तुम क्या समझती हो कि मैं जानते बूझते तुम्हें खतरात में धकेल रहा हूँ, या तुम्हें एतमाद नहीं है कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। शैला नजर झुकाकर बोली, दुनिया में मेरा कौन है? हकीकी रिश्तों का मेरे लिए कोई मफहूम नहीं है। खतरा मेरे लिए क्या है? अगर ये तनहा बेमसरफ और दुख भरी जिंदगी खत्म होती है तो हो जाए, मुझे इससे इतना प्यार नहीं है। फिर वही बेवकूफ़ी की बातें। मैंने उसको बड़े भाई की तरह डांटा। हकीकी और गैर हकीकी रिश्ते क्या होते हैं? रिश्तों का ताल्लुक सिर्फ जज्बात से है। तुम्हारी मुराद खून के रिश्तों से है तो देखो, मेरा भी किसी से कोई रिश्ता नहीं। उसके बावजूद मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने लिए, मोहसिन के लिए, तुम्हारे लिए और राबिया के लिए, और दूसरे बहुत से लोगों के लिए जिनसे मेरी जज्बाती वाबस्तगी है। हर रिश्ता एक जंजीर है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। फिर तुम क्यों कहती हो कि जिंदगी का कोई मसरफ नहीं और तुम्हारा कोई नहीं है? जब मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मेरे तमाम रिश्ते भी तुम्हारे हैं, और हम सब के लिए तुम्हारी जिंदगी बेहद अहम है। हम तुम्हें इस जिंदगी से प्यार करना भी सिखा देंगे। शैला की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो मुस्कुराई। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैंने जिंदगी में दुख ही दुख देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने आप पर और दूसरों पर एतमाद करना आ जाएगा। हम तीनों घर से निकले तो दोपहर का खाने का वक्त हो चुका था, लेकिन भूख हम में से किसी को भी ना थी। टैक्सी को हमने माल रोड पर छोड़ा। मोहसिन ने बैडन रोड तक हमारा साथ दिया और मैंने चंद कदम पीछे रहकर मीर वजीर एंड कंपनी के दरवाजे तक शैला पर नजर रखी। यह बहुत गैर दानिशमंदाना फेल था। अगर डिसिल्वा उसके ऑफिस का कोई आदमी हमें आगे पीछे देख लेता तो फौरन समझ जाता कि हम एक साथ आए हैं। शैला ने आखिरी बार पलटकर मुझे देखा और सीढ़ियां चढ़ गई। वह सीधा गुजर गया और 20 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। बड़ा रिवाल्वर मोहसिन के पास भी था और मेरे पास भी। हमने दोनों तरफ से नाकाबंदी कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा ज़हन वसवसों और अंदेशों का शिकार हो रहा था। कभी मुझे ख्याल आता कि डिसिल्वा अपने ऑफिस में ही शैला का काम तमाम ना कर दे। अगर किसी ने भी शैला को उसके ऑफिस में जाते हुए नहीं देखा होगा तो उसके जुर्म का गवाह कौन होगा? फिर वो रात को किसी वक्त अकेला आएगा और इस लाश को ठिकाने लगा देगा। यह ख्याल बिल्कुल बेसरोपा था। अगर हम छुट्टी के वक्त तक इंतजार करने के बाद देखते कि डिसिल्वा अकेला उतरा है तो हम उसे कहाँ जाने देते?
लाश कोई पिन तो होती नहीं कि वो दफ्तर में छुपा दे या रात को गुम कर दे। फिर मुझे ख्याल आया कि शैला अपनी अदाकारी से डिसिल्वा को कायल करने में नाकाम रही तो सूरत ज्यादा संगीन हो जाएगी। डिसिल्वा यकीनन शैला को सजा देने की सोचेगा और ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि वो किसके इबा पर उसे चक्कर देने आई थी। मुमकिन है वो खुद शैला का ताकुब करे या वादा करने के बावजूद शाम को खुद मुलाकात के लिए ना आए, बल्कि उसके आदमी शैला को उठा ले जाएं। ये अंदेशे में बुनियाद नहीं थे, चुनाचे ये जरूरी था कि मैं कबल अज वक्त हिफाजती इंतजाम पर गौर करूं। डिसिल्वा को शैला के ताकुब से रोकने का तरीका फौरन मेरी समझ में आ गया। उसकी गाड़ी सड़क पर जीने से तकरीबन मिली हुई खड़ी थी। इधर उधर निगाह डालने पर मुझे किताबों और कापियों की छोटी सी दुकान नजर आई। 2 रुपए में मुझे एक मामूली सी प्रकार मिल गई। मैं इत्मीनान से चलता हुआ डिसिल्वा की गाड़ी तक पहुंचा। दीवार और गाड़ी के दरमियान मुश्किल से 1 फुट का फासला था और एक साहब अभी अभी इजार बंद बांधते और खिफत से इधर उधर देखते हुए निकले थे। उनकी जगह मैंने ली तो किसी ने मुझे नहीं टोका। मैंने नीचे बैठकर आगे और पीछे के दोनों पहियों को प्रकार की नोक से पंक्चर कर दिया और 1 मिनट बाद दूर खड़ा होकर 2 पहियों की हवा निकल जाने के बाद गाड़ी को दीवार की तरफ झुकता हुआ देख रहा था। एक टायर फ्लैट हो जाए तो 10 मिनट में उसकी जगह दूसरा स्पेयर व्हील लगाया जा सकता है, लेकिन एक ही वक्त में 2 टायर बदलना मसला बन जाता है और गाड़ी को जैक पर छोड़ के पंक्चर लगवाने के लिए ले जाना पड़ता है। मैं दिली दिल में उस मंजिल से लुत्फ अंदोज हो रहा था जब डिसिल्वा नीचे आकर देखेगा कि टायर फ्लैट है और यक न शुद्ध 2 शुद्ध वाला मसला है। शैला को ऊपर गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और मेरी वाच में 3:10 हो रहे थे जब वो नीचे उतरी और माल रोड की तरफ पैदल रवाना हुई। आगे मोहसिन मौजूद था, चुनाचे मैं वहीं खड़ा रहा। 2 मिनट बाद डिसिल्वा तेजी से नीचे आया और उसने शैला की तरफ देखा जो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। फिर उसने जेब से गाड़ी की चाबियां निकाली, 1 कदम आगे बढ़ा और रुक गया। उसकी नजर ने दोनों बैठे हुए टायरों को देख लिया था। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसके लबों की जुम्बिश से मैंने अंदाजा कर लिया कि हस्बे आदत उसने कोई गाली बकी है। फिर उसने एक मोटरसाइकिल का हैंडल हिलाकर देखा जो शायद उसके किसी मातहत की थी और वापस ऊपर गया। वो दूसरी बार नीचे उतरा तो उसके हाथ में मोटरसाइकिल की चाबियां थी, लेकिन मोटरसाइकिल का लॉक खोलने और उसे किक मार के स्टार्ट करने में मजीद 3 मिनट सर्फ हो गए। मेरी तरह वो भी देख रहा था कि शैला नजरों से ओझल हो चुकी है। अगर उसने शैला की बात पर एतबार नहीं किया होगा तो उसको ये शक भी हुआ होगा कि शैला ही ऊपर आने से पहले हवा निकाल चुकी होगी। वो मोटरसाइकिल लेकर गया और 5 मिनट बाद लौट आया। नाकामी की कोफ्त उसकी सूरत से आया थी। वो मोटरसाइकिल को फिर उसी जगह छोड़ के ऑफिस में दाखिल हुआ तो मैंने वहां रुकना फजूल समझा। उससे और परेशानी में डिसिल्वा ने चाबियां भी मोटरसाइकिल में लगी छोड़ दी थी। थोड़ी सी तफरीह की खातर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हवा हो गया। मोहसिन और शैला शैदान में मेरे मुंतजिर थे। शैला के रुपोश होने का सबसे आसान तरीका यही था कि वो चंद कदम के फासले पर वाकई शैदान में घुस जाए। अगर वो सड़क पर रुककर रिक्शा या टैक्सी का इंतजार करती तो डिसिल्वा उसके पीछे लग जाता। उसने माल रोड तक आके देखा होगा और शैला दूर दूर तक ना मिली होगी तो फर्ज कर लिया होगा कि इत्तफाक से शैला को फौरन कोई सवारी मिल गई और वो निकल गई। शैला ने मुझे बताया कि बज़ाहिर मिशन कामयाब रहा है। डिसिल्वा पहले उसे देखकर भूंचका रह गया, फिर बहुत लाल पीला हुआ, मगर शैला ने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए उसको यकीन दिला दिया था कि वो मजबूर होकर मदद मांगने आई है और उसे पनाह के अलावा मुलाजमत की भी जरूरत है जो सिर्फ डिसिल्वा ही फराहम कर सकता है। उसके बाद डिसिल्वा का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने शैला को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर कोई धोखा हुआ तो शैला का अंजाम पूरा होगा। उसने शैला को डराया भी था कि पुलिस उसको हर जगह तलाश करती फिर रही है। एक केस तो पुराने घर का है जहां 3 बदमाश कत्ल हुए थे और पुलिस ये जानना चाहती है कि शैला का उनसे क्या ताल्लुक है। पुलिस को अदनान के कत्ल के सिलसिले में भी उसका बयान लेना था, लेकिन सबसे ज्यादा संगीन मसला उस तीसरी नर्स का था। इसके बारे में सिकंदर ने यह ख्याल जाहिर किया था कि वो शैला थी और उसने बूढ़े गोरकन को हॉस्पिटल में जहर देकर खला किया था। डिसिल्वा इस केस को दबा चुका था। डॉक्टरों ने गोरकन की मौत को जिंदा दफन किए जाने का नतीजा करार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का जिक्र तक ना था, लेकिन शैला को दहशतज़दा करने के लिए उसने जानबूझकर यह बात छुपा ली थी। डिसिल्वा ने शाम को अपनी मसरूफियत के बायस मिलने से माजूरी जाहिर की थी और उससे कहा था कि अगले रोज सुबह ऑफिस आ जाए। वो पुलिस के मामलात भी खत्म करा देगा और दूसरे मामलात का जिक्र करते हुए शैला का रंग लाल हो गया तो मैंने अंदाजा कर लिया कि वो मेरी तहरीरी हिदायत का हवाला दे रही है। अब अगले रोज सुबह 9 बजे शैला को डिसिल्वा से सदर के राउंड अबाउट पर डॉक्टर फयाज के क्लिनिक के सामने मिलना था। शैला ने गलती से उसे बता दिया था कि वो सदर में रहती है और डिसिल्वा ने कहा था कि फिर तो कोई मसला नहीं है, मैं ग्लोब सिनेमा से माल रोड की तरफ जाने की बजाय सदर की तरफ से आ जाऊंगा और उसको घर से ले लूंगा। इस बहाने वो शैला का घर देखना चाहता था, मगर शैला ने कहा कि वो बहुत अंदर गली में रहती है, इसलिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो सड़क के किनारे डिसिल्वा का इंतजार करे। गुफ्तगू के दौरान हमने 2 मरतबा चाय पी और खाने पीने की चीजों का स्टैंड खाली कर दिया क्योंकि हमने दोपहर को कुछ नहीं खाया था और अब शाम के 4:30 बज रहे थे।
रेस्टोरेंट के अंदर रोशनी बराए नाम थी और अभी शाम का रश भी शुरू नहीं हुआ था कि इत्तफाके राय से हमने शैला को वापस भेजने का फैसला कर लिया। मोहसिन तुम्हें टैक्सी में बिठा देगा, मैंने कहा। फौरी तौर पर तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात नहीं है। आप दोनों का प्रोग्राम क्या है? शैला ने कहा। मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मुझे और मोहसिन को कुछ शॉपिंग करनी है, मैंने कहा, और तुम हमारे साथ नहीं फिर सकती। ऐसी कौन सी जरूरी चीज खरीदनी है आखिर? शैला बोली। आखिर घर पे राबिया बाजी इंतजार कर रही होगी। देखो जी, हम तुम्हारी राबिया बाजी को नहीं जानते, मोहसिन ने कहा। हम अपनी मर्जी के बादशाह हैं, क्यों सिकंदर आजम? सच कहा उचकन साहब आपने। माफ कीजिएगा शिरवानी साहब, मैंने तायद की। इंतजार करना खवातीन का फर्ज है, मोहसिन बोला। दादी जान आज भी इंतजार कर रही हैं, मगर दादा जान ने 40 साल पहले दरिया में गोता मारा था और अभी तक नहीं निकले, वो भी मर्दी के बादशाह थे। शादी के बाद हमारी बीवियां हाथ बांधे हमारा इंतजार किया करेंगी, मैंने कहा, और वो उन जैसी हुई तो हम हाथ बांधे इंतजार करेंगे। हम हुक्म के गुलाम भी हैं, मोहसिन बोला। हमारी बातों पर शैला को बेइख्तियार हंसी आई तो वो समझ गई थी कि इन बातों का कोई मकसद नहीं है और हम उसे टालना चाहते हैं। मगर मोहसिन की आखिरी बात पर अचानक उसकी हंसी थम गई। उसने बड़ी अजीब सी नजरों से मोहसिन को देखा जो जेरे लब मुस्कुरा रहा था मगर शैला की तरफ नहीं देख रहा था। यकलख्त मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मोहसिन ने शैला से वो सब कुछ कह दिया है जो वो कहना चाहता था और शैला ने उसका मतलब भी समझ लिया था। अल्फाज बड़े बाजीगर हैं, कभी एक पूरा दफ्तरे रमूज कायनात की छोटी सी गुत्थी नहीं सुलझा सकती तो कभी चंद अल्फाज एक जिंदगी का अफसाना कह देते हैं। अनगिनत ख्वाहिशात, लामहदूद ख्वाबों और बेहिसाब उम्मीदों से ताबीर होने वाले मुस्तकबिल का उन्वान बन जाते हैं और जज्बात के समंदर को समेट लेते हैं। जब शैला टैक्सी में बैठकर चली गई तो मैंने कहा, मोहसिन, अब इस प्रोग्राम का सबसे खतरनाक मरहला दरपेश है। यहाँ से चंद कदम के फासले पर अमीन की दुकान है जिसने मुझे आज शाम का वक्त दिया था, लेकिन एहतियात का तकादा है कि मैं वहां ना जाऊं। क्या खबर उसने बाद में पुलिस को इतला दे दी हो और वो सादा कपड़ों में आसपास ही कहीं मौजूद हो। ऐसी सूरत में वो हर आने जाने वाले का हुलिया और शक्ल बड़े गौर से देख रहे होंगे और मैं उसके कुर्बो जवार में नजर आया तो पकड़ा जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि अमीन ने राबिया की सुर्ख फॉक्स वैगन देख ली हो जिसमें बैठकर मैं यहाँ पहुंचा था और अब वो सुर्ख रंग की हर गाड़ी को दूर से देखते ही मुस्तैद हो जाएंगे। अमीन के मरासम बदमाशों से भी होंगे, मोहसिन ने सर हिलाकर कहा, और हम सारे शहर के बदमाशों को नहीं पहचानते। अभी मसला ये है कि अमीन मुझे पहचानता है और उसने कोई इंतजाम किया होगा तो मेरे लिए। मैंने कहा, अब ये काम तुझे करना होगा। रिवाल्वर तेरे पास है, तू मोटरसाइकिल पर सीधा उसके सामने जाके रुकना और इधर उधर देखे बगैर अंदर दाखिल हो जाना। तुझ पर कोई शक नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि अंदर अमीन के अलावा कोई नहीं होगा। अंदर ज्यादा जगह नहीं है लेकिन एक आदमी तो हो तब भी परेशानी की कोई बात नहीं है। वो तुझे देखकर होशियार नहीं होंगे बल्कि यही समझेंगे कि कोई गाहक किसी काम से आया है। फिर तू अचानक रिवाल्वर निकाल लेना, 5000 रुपए उनके सामने फेंक देना और उनसे कहना कि ये बाकी रकम 5000 तुम्हें पहले मिल चुके हैं। वो चीज निकालो जो डिसिल्वा ने बनवाई थी। जाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे और वो चीज तेरे हवाले कर देंगे। उसके बाद बाहिफाजत निकलना तेरा काम है। निकलने से पहले उनको बता देना कि खलक से आवाज भी निकली तो अच्छा नहीं होगा। बाहर हमारे आदमी मौजूद हैं जिनके पास दस्ती बम भी हैं। मुझे उम्मीद है इस धमकी के बाद वो गड़बड़ नहीं करेंगे। तू उस चीज को कमीज के अंदर छुपा के बाहर आना और मोटरसाइकिल पर रवाना हो जाना। अगर कोई निगरानी कर रहा हो तो तेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। उनके होशियार होने तक तेरा मशीनी घोड़ा बहुत दूर जा चुका होगा।